जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान आज एक दूसरे टॉपिक पे आप लोगों के साथ लाइव आई हूँ। कल एक फाउंडेशन ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बोलने के लिए इनवाइट किया था, जिसका सब्जेक्ट था सशक्त महिला से सशक्त राष्ट्र। मैंने कोशिश करी थी कि वो लाइव वीडियो मैं अपने फेसबुक परिवार के साथ शेयर करूं, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों से वो मैं नहीं कर पाई थी। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं किसी टॉपिक पर मनन करती हूँ, सोचती हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपने फेसबुक परिवार के साथ, अपने जो सोशल मीडिया परिवार है उसके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज मैं आपसे उसी टॉपिक पर कुछ वार्ता करने के लिए आई हूँ। और आज मैं वीडियो के बाद आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूँगी उस टॉपिक के आसपास। आपके जो भी सवाल हों वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन रहेगा। देखिए, जब बात हम करते हैं सशक्त महिला की, या बात हम जब करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो कहीं ना कहीं ये सवाल मन में आता है मेरे कि भारत जैसे देश में हम सभी लोग जानते हैं कि हमें, अब हमारे यहाँ माँ का क्या दर्जा है, हमारी भारतीय संस्कृति में महिला का क्या दर्जा है। ये तो हम सब हमेशा ही बोलते हैं, समझते हैं कि महिलाएं ही अवतारों को जनती हैं। महिलाओं के बिना हमारे यहाँ भगवान भी अधूरा माना जाता है, अर्धनारेश्वर कहा जाता है। उस फेमिनिन, उस फीमेल एनर्जी के बिना जो संस्कृति भगवान को भी पूरा नहीं मान रही है, उसको एक्चुअली उस स्टेज पे कौन ले आया कि उसको महिला सशक्तिकरण की बात भी करनी पड़ी, या एक्चुअली महिलाओं को एम्पावर्ड होने के बारे में सोचना भी पड़ा, या कोई एक्सटर्नल चीज है एम्पावरमेंट उनके लिए कि उनको बाहर से कहीं से लेनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में महिलाओं की जो स्थिति वीक होनी स्टार्ट हुई, वो कहाँ से रियल में होनी स्टार्ट हुई, कहाँ से वो प्रोपेगेंडा चला। उसके लिए हमें वामपंथी विचारधारा का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, वामपंथी जो होते हैं वो उनकी जो मानसिकता होती है, वो कोई भी इंसान जो नेचुरली, जो कोई भी एक जीव पैदा हुआ है, खासतौर से मैं इंसान की बात कर रही हूँ, उनका भगवान से, परमात्मा से, या नेचर से, प्रकृति से, कुदरत से एक बहुत ही प्राकृतिक एक कनेक्शन होता है। और उस कनेक्शन की वजह से अपने आप को हम लोग मजबूत महसूस करते हैं। उस कनेक्शन की वजह से हम अपने आप को बहुत स्ट्रेंथेंड फील करते हैं। जो हमारी अद्वैत फिलॉसफी जो अहम ब्रह्मास्मि की बात करती है, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो हम परमात्मा का जो हिस्सा अपने आप को मानते हैं, वो थॉट प्रोसेस तोड़ने के लिए वो तो खैर मैं, भारत की हमारी फिलॉसफी है, लेकिन कोई भी कंट्री, जो भी कंट्रीज अपने कल्चर से जुड़ी होंगी, या जो भी कंट्री नेचर से जुड़ी होंगी, या बहुत प्राकृतिक वे में जिनका डेवलपमेंट रहा होगा, और समाज जिनका एक आत्मता के साथ रहता होगा, उसको तोड़ने के लिए और अपनी सिर्फ एक राजसत्ता चलाने के लिए, सिर्फ रूल करने के लिए एक वामपंथी विचारधारा का उदय हुआ। वामपंथी विचारधारा के जो बहुत माने हुए आइडियोलॉग हैं, कार्ल मार्क्स, जिनको हम सब लोग ने सुना है, पढ़ा भी है। हालांकि कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत लोगों के डिबेटेबल इश्यूज हैं, डिबेटेबल ओपिनियंस हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, क्योंकि वो बातों को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि चाशनी में लपेट के कह दिया करते थे, तो उनकी बातें सुनने में लोगों को बहुत एक लगता था कोई रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं नहीं मानती कि कार्ल मार्क्स जैसे समझदार इंसान, जो बड़ी बड़ी थ्योरीज गढ़ रहे हैं और इतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उन्हें एक्चुअली नहीं पता होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस चीज़ को डाउट करने के लिए मेरे पास बहुत रीजंस हैं। क्योंकि देखिए, कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस तरह की एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी गढ़ी कि धर्म अफीम है, धर्म से लोगों को दूर करने की कोशिश करी। हालांकि पंथ बोलूंगी मैं, धर्म का मतलब हमारी संस्कृति में कुछ और होता है, धर्म का मतलब कर्तव्य पालन होता है। कार्ल मार्क्स ने ये आइडियोलॉजी रची कि पंथ अफीम है, उससे लोगों को दूर रहना चाहिए। कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि इंसान की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। उनके हिसाब से, एक मैं कहती हूँ आज के टाइम में एक जानवर की भी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मानते हम लोग। जो एनिमल लवर्स होते हैं, जिनके घर में पालते हैं,
वो रोटी कपड़ा और मकान तो जानवरों को देते ही हैं, उसके अलावा हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। मेरे खुद के पास भी कुत्ते हैं, मैं बहुत बहुत डॉग लवर हूँ, तो हम लोगों का एक इमोशनल एक सोल कनेक्शन होता है एक जानवर के भी साथ। वो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। खासतौर से भारतीयों में तो प्रकृति केंद्रित इमोशन और जीवों के प्रति इमोशन बहुत ज़्यादा इनहेरेंट इनबिल्ट होता है। तो इस तरह की इन लोगों ने गढ़ी फिलॉसफीज। और कार्ल मार्क्स ये भी बोला करते थे कि इंसानों को से काम तो आप उनके सामर्थ्य के हिसाब से लीजिए, लेकिन उनको जो मेहनताना है, जो उनको आप सैलरी देते हैं, परिश्रम देते हैं, वो आप उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से दीजिए। काम उनसे पूरा करा लीजिए, पैसा उनको सिर्फ उतना ही दीजिए जितने की उनको ज़रूरत है, नीड है। तो इंसानों को इस तरह से एक कमोडिटी की तरह समझने वाली ये विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा। इसी कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते हुए लेनिन, स्टालिन, माओ त्से, इदी अमीन, इवन हिटलर फॉर दैट मैटर, जो नाजीज की जो नाजिज्म है, हिटलर की जो विचारधारा है, वो भी कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके, वो बहुत एंटी ह्यूमन विचारधारा है। कभी भी आप वामपंथियों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इन लोगों का डेमोक्रेसी से से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। जिस कंट्री में भी इन्होंने रूल किया, 20-20, 25-25 साल तक ये लोग रहे। और जो इनकी विचारधारा से अग्री नहीं करता, उसके लिए लेबर कैंप्स बना दिया करते हैं, लेबर कैंप्स में डाल दिया किया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था। तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच और एक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना, जो एक ह्यूमन बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा इंसान की नीड सम्मान भी होता है, स्वाभिमान भी होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना होती है, और एक खुशी, एक सुकून, जिंदगी की और बहुत बेसिक एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना भी होता है। अपनी जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करना भी होता है। तो उन सारी चीज़ों से तोड़ने की इन लोगों की विचारधारा थी। और ये हमेशा ये चाहते हैं कि इंसान एंजाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, अपने आप को उस परमात्मा का हिस्सा ना माने। तभी ये लोग नास्तिक बनाते हैं हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को, क्योंकि जब इंसान एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तभी वो कोई ना कोई सहारा ढूंढेगा। और जब वो सहारा ढूंढेगा तो ये भगवान बन के इमर्ज हो जाते हैं आपके सामने। आप किसी भी वामपंथी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब पहले ये आपको इतना ज्यादा तोड़ देंगे, आपको ये भगवान से तोड़ देंगे, आपको ये समाज से तोड़ देंगे, आपको ये परिवार से तोड़ देंगे, आपके देश की संस्कृति से तोड़ देंगे, और आपको बहुत डिस्टर्ब बना देंगे। आप तो कमजोर हैं, आप तो पिछड़े हैं, आप तो शोषित हैं, आप तो वंचित हैं, आपके साथ फलाना इंसान बुरा कर रहा है, आपके साथ ढिमकाना इंसान बुरा कर रहा है। और जब इस तरह से आप कंप्लीटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तब ये भगवान बन के इमर्ज होते हैं। जैसे कि आप देखिए चाइना में माओ, जब इनके तभी अपने आप को भगवान की तरह पूजवाते हैं आपसे। चाइना में माओ को लिटरली पूजा जाता था। नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन की तस्वीरें लोग घर में लिटरली पूजते हैं, और जो थोड़ी भी उनकी बात नहीं मानता है, उनके साथ क्या होता है नॉर्थ कोरिया में, ये जग जाहिर है। देन क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो, एंड रशिया में लेनिन, स्टालिन, ये लोग भगवान की तरह पूजे गए हैं। तो ये भगवान को रिप्लेस करते हैं आपकी लाइफ में, आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तभी ये समाज में बंटवारे क्रिएट करते हैं। अब आपको समझ आएगा कि मैं ये वामपंथ से क्यों कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जागृत करना चाहती हूं सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को छद्म नारीवाद के लिए, कि जो सूडो फेमिनिज्म है, जो सूडो फेमिनिस्ट्स हैं, उनसे हमें कैसे बचना है। जो सूडो फेमिनिस्ट्स हैं वो कैसे हम लोगों को भटकाते हैं मेन मुद्दे से, कैसे हम लोगों के अंदर विक्टिम कार्ड डाला जाता है। क्योंकि वामपंथी विचारधारा वाले लोगों का काम होता है लोगों को गुटों में बांटना। समाज अगर एकजुट रहेगा, एकात्मता के साथ रहेगा, यूनिटी के साथ रहेगा, आपको ये कभी तोड़ नहीं पाएंगे, उस पर ये कभी अपनी सत्ता चलाने तक भगवान नहीं बन पाएंगे आपके। इसलिए ये हमेशा गुटों में बांटते हैं। ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में लोगों को बांटना, या सवर्ण और दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लोगों को बांटना, या फिर महिला पुरुष में लोगों को बांटना, इंटरनेशनली देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को बांटना, ये सब वामपंथी विचारधारा है। कहीं भी आपको कोई इंसान जो आपको समाज से बांटने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर विक्टिम कार्ड डालने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए। और खास तौर से आप ये देखिए कि जो कमजोर आपको बता रहे हैं, और वो कमजोरी आपकी सदियों से चली आ रही है, उनकी राजनीति चल रही है उस चीज पे, आपकी कमजोरी बताने पे, लेकिन आपकी वो कमजोरी खत्म है।
तो उस पर तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। जैसे ब्लैक लाइव्स मूवमेंट अमेरिका में सदियों से चल रहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुस्लिम्स को माइनॉरिटी स्टेटस देके एक विक्टिम कार्ड की राजनीति करी जाती है, दलित की राजनीति करी जाती है, तुम तो कमजोर हो बता के, और फिर कोई मुस्लिम अपनी पार्टी बना, मुसलमानों की वोट बैंक वाली, कोई दलितों की वोट बैंक वाली अपनी अलग पार्टी बना के बैठ जाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करते रहेंगे, उनको एंजाइटी में, डिप्रेशन में डालते रहेंगे, ट्रॉमेटाइज करते रहेंगे, अपनी राजनीति चलाते रहेंगे, खुद अमीर पे अमीर करोड़पति होते जाएंगे, लेकिन वो कमजोरी उस तबके की खत्म नहीं होगी। ऐसे ही ब्लैक लाइव्स मूवमेंट अमेरिका में चलता है, जो विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स अमेरिका में चलती है। मैं ये नहीं कहती हूं कि किसी ब्लैक के साथ अमेरिका में बुरा नहीं होता होगा, या मैं ये नहीं कहती हूं कि किसी दलित के साथ या किसी मुसलमान के साथ भारत में बुरा नहीं होता होगा। डेफिनेटली क्राइम, अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन उसको भुनाने का जो काम करते हैं जो लोग, जैसे भारत में किसी मुसलमान के साथ अगर कोई अपराध हो जाता है, 135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में अगर 4 या 5 मुस्लिम्स के साथ कोई क्राइम भी हो जाता है, तो उसको फौरन मॉब लिंचिंग का नाम दे देंगे, फौरन मॉब लिंचिंग हो गई। तो आपको इमोशनली चार्जअप करके जो अपनी राजनीति चलाते हैं, उन्हीं में से एक ये छदम नारीवाद वाले लोगों की राजनीति है। वो कभी नहीं चाहते कि आप अपने रियल पावर से जुड़ें, तभी वो आपको हमेशा, आप देखिए कभी भी सूडो फेमिनिस्ट को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, वो आपको हमेशा मेल से कंपीट कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। आप मेल को कंपीट करिए, आपका कंपटीशन है एक पुरुष के साथ, आप उसको, अब वो पिछड़ जाना चाहिए आपसे, आपको पुरुष से आगे निकलना है। इस तरह की खोखली चीजें आपके दिमाग में डालती हैं। एक्चुअली आपका कोई कंपटीशन नहीं है हमारा पुरुष के साथ। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल एनर्जी दोनों ही क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मिलके भगवान बनते हैं, और कोई भी किसी से ना कम है ना ज्यादा है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और एक अहमियत है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ना ही पुरुष महिला से ज्यादा है, ना ही महिला पुरुष से ज्यादा है। एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचना या कंपीट करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला है। यही सूडो फेमिनिस्ट्स आपको ऐसी चीजों से जोड़ने की कोशिश करेंगी। आप XYZ तरह के कपड़े पहन लीजिए, अगर आप मिनी स्कर्ट पहनेंगी या आप जीन्स पहनेंगी या वेस्टर्न आउटफिट्स पहनेंगी, तो ही आप प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न वुमन है। यहां पे मैं ये जरूर क्लियर करना चाहती हूं कि मिनी स्कर्ट, बिकनी, साड़ी, जीन्स, ट्राउजर, शलवार सूट, कुछ भी पहनना एक महिला का एक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहनिए, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को आप कपड़ों से जोड़ दें, इस चीज से बचिए। आप एक साड़ी पहन के भी आप एक वॉरियर हो सकती हैं। आप एक बिल्कुल इंडियन आउटफिट में, एक साड़ी में, एक शलवार सूट में भी आप एक बहुत ही पावरफुल और बहुत स्ट्रांग वुमन हो सकती हैं। तो आप कुछ भी पहनिए जो आपको पहनने के लिए अच्छा लगता है। और हमारी संस्कृति में तो साज, श्रृंगार और सजना संवरना महिला का एक अधिकार है। आप अच्छे से जो पहनना है पहनिए, लेकिन अपनी ताकत को, जो आपके अंदर एक परमात्मा वाली जो शक्ति है जो आपके अंदर, उसको आप इतनी छोटी चीजों से मत जोड़िए जो ये सूडो फेमिनिस्ट्स आपको जुड़वाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम उस चीज को समझेंगे, जब हम अपनी उस रियल पावर को समझेंगे, यही मैं मुस्लिम समाज में जागृति लाने की कोशिश कर रही हूँ, जागरण करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उस विक्टिम कार्ड से बाहर निकलिए, उस माइनॉरिटी वर्ड से, अलगाववाद की जो मानसिकता है, अल्पसंख्यकवाद की जो मानसिकता है, उससे बाहर निकलिए। आप भारत का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि और किसी पंथ को मानने वाले लोग। भारत आपकी माता है, तो उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स में मत आइए। यही मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि अपने अंदर की उस परमात्मा को, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए। आपको एम्पावरमेंट बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। आप परमात्मा कंप्लीट नहीं है आपके बिना, आपके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, ताकत को पहचानिए। तो ये जो गुटों में हमें तोड़ती है वामपंथी विचारधारा, उसे हमें अब समझने की जरूरत है। हमें भारतीयों को जाति में, कास्ट्स में नहीं बंटना है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में जात बिरादरी का कोई कहीं से कहीं तक मेंशनिंग नहीं है। जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे है, वो भी सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन कैटेगरी देने के लिए। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो ये सूडो विचारधारा होने की वजह से वामपंथी विचारधारा पॉलिटिकली तो पूरी दुनिया से खत्म हो गई। यूएसएसआर टूटने के पीछे भी यही रीजन रहा है। और इनफैक्ट 1999 में तो पुतिन ने ये बोल दिया था कि रशिया में पुतिन ने ये बोला था कि कम्युनिज्म इज अ ब्लैक एली।
कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया था। कम्युनिज्म आज के टाइम में हो ही नहीं सकता। आप लोगों को कितना बांटेंगे, कहीं ना कहीं लोगों की आंखें आगे जाके खुलती हैं। और इतिहास भरा पड़ा है इन ऐसे वामपंथियों से जो बाद में भगवान बन गए। लोगों को उन्होंने लेबर कैंप्स में डाल डाल के मारा। वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा लोगों के मास मर्डर्स करे इस वामपंथी विचारधारा ने। तो वो हमें यूथ को खासतौर से पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉलिटिकली खत्म हो गई है वामपंथी विचारधारा, बट ये साइकोलॉजिकली आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और साइकोलॉजिकली समाज में जो ये समाज की नसों में जो ये जहर की तरह घुल गई है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो दुश्मन आपको सामने से दिखाई दे जाए उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन कोई दोस्त बन के अगर आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन वामपंथियों ने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर लिया है। हम बोलते हैं जेएनयू में ये हो रहा है, कभी जामिया में सीएए के विरोध में आग लगा रहे हैं, कभी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि जेएनयू एज एन इंस्टीट्यूशन ही पूरा खराब है, या इसका मतलब ये नहीं है कि जामिया एज एन इंस्टीट्यूशन ही पूरा खराब है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वामपंथी विचारधाराओं वाले लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हमारे यूथ को भड़काया जा रहा है, उनको नास्तिक बनाया जा रहा है, उनको भारतीय संस्कृति से तोड़ा जा रहा है, भगवान से तोड़ा जा रहा है, धर्म से तोड़ा जा रहा है, परिवार से तोड़ा जा रहा है, समाज से तोड़ा जा रहा है। और किस लिए तोड़ा जा रहा है? सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए। तो ये यूथ को अपनी आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे भारत विरोधी जो ये एजेंडा चला रहे हैं वो सिर्फ वामपंथी विचारधारा नहीं है। वो मैं हमेशा बोलती हूं कि वामपंथी हैं, वामपंथियों की जो आर्म्ड विंग है, माओवाद और नक्सलवाद, जिसको ये लाल सलाम और लाल क्रांति और खूनी क्रांति बोलते हैं, वामपंथी की माओवादी नक्सलवादी विचारधारा हमारे भारत के खिलाफ है। जिहादी सोच वाले टेरर आउटफिट्स हैं जो गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी चला रहे हैं भारत में। और 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी आज भी हमारे देश में चल रही है। पाकिस्तान बना दिया, फिर कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, अब केरल में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। हमारे देश को तोड़ने के लिए बहुत पूरी ताकतें ये बहुत बुरी तरह से लगी हुई हैं। इंटरनेशनल फंडिंग होती है, एनजीओज बनते हैं, पैसा आता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है। इंटरनेशनल पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि भारत विश्वगुरु बने, जो भारत की ताकत से डरती हैं। और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, वही मैं बोलती हूँ कि जिन्होंने हाईजैक कर लिया है हमारे यूथ को, हमारे इतिहास को। हमारे इतिहासकार हैं, उनको भी मैं इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट ही मानती हूँ, क्योंकि गलत इतिहास हमारे यूथ को पढ़ाया जाता है, उनको भटकाया जाता है, भारतीय संस्कृति से दूर किया जाता है। और जैसे कि ऑप इंडिया के अजीत भारती जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मुझे बड़ी अच्छी उनकी एक बात लगी थी कि जो ये वामपंथी इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार नहीं, ये उपन्यासकार हैं। इन्होंने इतिहास की किताबें नहीं लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री में, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सत्ता करने के लिए भारत विरोधी मानसिकताओं के साथ ही गठबंधन कर लेती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज कभी जिहादियों से मिल जाएंगी, वो पॉलिटिकल पार्टीज कभी वामपंथियों से मिल जाएंगी, कभी इंटरनेशनल पावर्स तक से मिल जाएंगी। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट सब एक साथ एकजुट होकर भारत के खिलाफ काम करते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे वामपंथी और जिहादी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। चाइना में मुसलमान होता है, जग जाहिर है। इस्लाम को एक मेंटल डिजीज बोलता है चाइना। और पाकिस्तान में वामपंथियों को बिल्कुल माना जाता है। कम्युनिज्म पाकिस्तान में बिल्कुल नकारा जाता है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन भारत से जब लड़ना हो तो चाइना पाकिस्तान दोनों एक हो जाते हैं। जब हम नेपाल इशू की बात करते हैं, जब हमें ये लगता है कि भारत का नेपाल के साथ कुछ इशू चल रहा है, एक्चुअली भारत और नेपाल का कोई इशू नहीं है। नेपाल में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने लोग प्लांट किए हुए हैं जो बॉर्डर इशू क्रिएट करवा रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में। कल्चरली नेपाल एंड भारत आर वन एंड द सेम थिंग, हम लोग एक हैं। इसी तरह से तिब्बत और भारत कल्चरली हम लोग एक हैं। और इसमें मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी का और एक एग्जाम्पल देती हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक एग्जाम्पल देती हूँ, नेहरू जी का। उन्होंने इतिहास की इतनी मेजर गलतियां करी। हमारे जितने भी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने भी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो कश्मीर का हो और चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे वो चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख हो, और अब जितना भी बॉर्डर हम नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारा पड़ोसी कभी नहीं था।
ये चाचा नेहरू की मेहरबानी है कि इन्होंने, जब चाइना तिब्बत को इन्वेड कर रहा था, तिब्बत को आक्रमण कर रहा था, तिब्बत हमारी फ्रेंड कंट्री थी, हमारा दोस्त पड़ोसी था, जो गौतम बुद्ध को संजो के रखते हैं। हमारे लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं गौतम बुद्ध। जब हम राम मंदिर निर्माण को सेलिब्रेट करते हैं, जो श्री राम हमारे लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं लॉर्ड विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध माने जाते हैं। तो जब उस कंट्री को इन्वेड कर रहा था चाइना, तो चाचा नेहरू ने चाइना को चावल सप्लाई करे हेल्प करने के लिए, तिब्बत पे आक्रमण करवाया चाइना से दोस्ती करके। और तिब्बत इतनी बड़ी कंट्री, जो पूरा बॉर्डर हम तिब्बत के साथ शेयर करते थे, वो पूरा चाइना के अंदर चला गया और वो सारा बॉर्डर हम चाइना के साथ शेयर करने लगे। यही पॉलिटिक्स नेपाल के साथ चल रही है। ये लोग चाह रहे हैं कि नेपाल को भी कंप्लीटली इन्वेड कर ले चाइना, और जो बॉर्डर हम नेपाल के साथ शेयर कर रहे हैं वो भी हमारा चाइना के साथ शेयर हो जाए। तो इस तरह की चीजें इन्होंने, कांग्रेस एंड नेहरू ने हमारी कंट्री के साथ करी। ये तो हम लोगों को, हर भारतीय को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। ये तो 1950s की बात है, तिब्बत इन्वेड होने वाला। 1958 में उन्होंने दूसरी गलती कितनी बड़ी करी, गलती क्या कहूंगी, मैं कहूंगी प्लानिंग एंड एजेंडा के तहत इतना बड़ा गुनाह किया इस देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। 1958 में उस वक्त के देन डिफेंस मिनिस्टर ने, नेहरू जी की लीडरशिप में, चाइना के जो हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को हमारी कंट्री के सारे कॉन्फिडेंशियल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स का टूर करवाया। सारे कॉन्फिडेंशियल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, जहां पे मुझे लगता है नेबरिंग कंट्रीज को झांकने भी नहीं देना चाहिए, दैट टू इस तरह की विस्तारवादी मानसिकता वाले चाइना को उन्होंने बुला के इन्वाइट करके कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स का टूर करवाया। और 1962 में हम चाइना से वॉर हारे। पता नहीं वो हमारी क्या ऐसे सीक्रेट्स लेकर गए, सारा हमारी वॉर स्ट्रैटेजीज, हम क्या हथियार इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें वो अपनी पूरी रिसर्च करके गए 1958 में, और 1962 में हम चाइना से वॉर हारे। और यहीं पे वो गलती नहीं छोड़ी चाचा नेहरू ने। 1962 में जब हम हार रहे थे चाइना से, तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को वो वॉर ज्वाइन भी नहीं करने दी। किसी पड़ोसी मुल्क से आपका देश हार रहा है, आप देश के मुखिया हैं, तो आप जल थल वायु सेना सबको पूरे अपने डिफेंस को ज्वाइन करने देंगे, दिल खोल के लड़ने देंगे, या आप हाथ पैर बांध देंगे? इंडियन एयरफोर्स को आपने ज्वाइन ही नहीं करने दिया। तो मुझे तो लगता है कि उनका चाइना के साथ, जैसा मुझे उनका पाकिस्तान के साथ गठबंधन लगता है कि उन्होंने अपनी सत्ता चलाने के लिए जानबूझ के देश तोड़वा के पाकिस्तान बनवाया, इधर का बॉर्डर इशू भी कांग्रेस का और इन लोगों का क्रिएट किया हुआ है, ऐसे ही इन्होंने जानबूझ के चाइना से हमें 1962 वॉर हरवाई, इन्होंने तिब्बत को इन्वेड करवाया, और इन्होंने हमारा पूरा, जो हमारे सर पे एक विस्तारवादी चाइना जैसी मानसिकता को हमारे सर पे लाके इन लोगों ने बैठा दिया है, पूरा डेलिबरेटली एक एजेंडा के तहत। और तो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए चाचा नेहरू ने भारत के बजाय चाइना की सिफारिश करी। किस तरह के प्रधानमंत्री थे, मुझे ये समझ नहीं आता है। अपने देश के आगे, मतलब ये कोई सोचने की भी बात है, ये कोई डाउट की भी बात है। तो देखिए, ये पार्टी और ये लोग हमारे सामने कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने आपको भी एंटी नेशनल नैरेटिव बताया था, किस तरह से ये लोग एक हो जाते हैं। तो किस तरह से वामपंथी और पॉलिटिकल पार्टीज एक हुई, उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको ये बताया। अब ये वामपंथी हमें गलत इतिहास पढ़ा के कैसे हमारे यूथ को भारत से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके भी मैं आपको क्विकली कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। हमें वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कि पूरे विश्व की पहली महिला शासिका हटशेप्सुट नाम की मेसोपोटामिया की कोई औरत थी, जो आज के टाइम में इराक है। हटशेप्सुट को बोलते हैं पहली महिला शासिका। वो हमें ये नहीं बताते हैं कि पूरे विश्व की पहली महिला शासिका यशोमती नाम की एक महिला थी, जिनका श्री कृष्ण ने अपने हाथ से राज्याभिषेक किया था कश्मीर में। ये इतिहास हमें कोई नहीं बताता है। हमें ये बोला जाता है भारत का इतिहास तो कुछ साल, 4-5 हजार साल पुराना है, जबकि भारत का इतिहास 18,500 साल पुराने होने तक के इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल फैक्ट्स हैं। तो ये इस तरह की चीजें हमें इसलिए नहीं बताई जाती हैं कि हम कमजोर रहे, हम अपने आप को ज्यादा पुराना ना सोचें। अगर हम ये ना सोचें कि पूरी दुनिया की सभ्यताएं हमसे निकली हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा सभ्य समाज हमारा रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया ब्लैक एज में रह रही थी, जिस वक्त पूरी दुनिया जानवरों की तरह रिप्रोड्यूस कर रही थी, उस वक्त हम लोगों के यहाँ कामसूत्र लिखा जा चुका था।
और जिस वक्त मोटे मोटे चमड़े के कपड़े लोग पहनते थे, हम लोगों के यहाँ महीन बुनाई वाले कपड़े पहने जाते थे। एग्रीकल्चर हम लोगों के यहाँ इन्वेंट हुआ। और कौन सी चीज़, यू नेम अ थिंग, अगर एक एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें गलत पढ़ाया जाता है, ये मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही थी। दूसरा, एक चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि महिलाओं पे मैंने ये वीडियो आज बनाई है, एक चीज़ हमें ये पढ़ाई जाती है कि वेदों में ये कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि अगर कोई महिला वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दो। आप ये सोचिए कि वेदों में मंत्र महिलाओं ने लिखे हैं, गार्गी, मैत्री, मदालसा जैसी महिलाओं ने वेदों में मंत्र लिखे हैं। तो जिस वेद में, जिन वेदों में महिलाएं मंत्र लिख रही हैं, उनसे वेद सुनने को मना किया जाएगा? किस तरह की ये इडियोटिक बातें करते हैं। और क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं अपने ग्रंथ, हम लोग पढ़ते नहीं हैं अपना इतिहास, हम लोग इन वामपंथी उपन्यासकारों के कहने में आकर कितना ज़्यादा भटक जाते हैं, कितना ज़्यादा दूर हो जाते हैं अपने देश से, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से। ये हम लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मनुस्मृति कहते हैं ये लोग, कि मनुस्मृति में लिखा है कि पिघला हुआ सीसा डाल दो अगर महिलाएं सुन लें तो वेद। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक अगर हम अप्लाई करें, मनुस्मृति लिखी तो बहुत पहले जा चुकी है, लेकिन मनुस्मृति का जो संकलन हुआ है वो गुप्ता पीरियड में हुआ है। और गुप्ता पीरियड के टाइम तक सीसे का प्रचलन भी नहीं था हमारे देश में। तो आप डेट वाइज भी देखिए कि कितना सीधा सीधा ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इन लोगों को आंखें खोल के या थोड़ा सा जानकारी के साथ इनके झूठ को एक्सपोज करने की कोशिश करें, और हमारे वेद, हमारे जो ऑथेंटिक वेद हैं, उनको अंग्रेजों के मैक्स म्यूलर ने आके अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके ट्रांसलेट भी किया है। तो जो लोग आपको ये बताते हैं कि वेद में तो ये लिखा है, वेद तो दलित विरोधी है, वेद तो महिला विरोधी है, रामायण में तो ये लिखा है, महाभारत में तो ये लिखा है, उनसे आप ये जरूर बोल दीजिएगा कि क्या मैक्स म्यूलर के ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लिया था क्या? क्योंकि वही है, वो जानबूझ के प्लांट किए गए हमारे देश में। इतनी स्ट्रांग संस्कृति को तोड़ने के लिए कितनी स्ट्रैटेजी, कितने एजेंडा के साथ और कितनी शिद्दत के साथ ये लोग लगे हैं, वो हर फील्ड में हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति खराब थी भारत में सोचिए, सम्राट अशोक अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए भेजते हैं, ट्रैवलिंग की कोई मनाही नहीं औरत को। राजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री कितनी बड़ी साम्राज्ञी थी, हम सब लोग जानते हैं। और ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था, ये भी हम सब लोगों को पता है। वेस्ट में आज के टाइम पे भी सेक्सुअली रेप कल्चर, ये सब ये वेस्ट की देन है, ये सब ये मुगल आक्रांताओं की और जिहादी मानसिकता वाले लोगों की देन है, जो अपने हरम में कई कई महिलाएं लाके डाल देते। हमारी संस्कृति में कभी रेप तो छोड़िए, हमारी संस्कृति में महिला की मर्जी के स्वयंवर हुआ करते थे, महिला की मर्जी के बिना शादी तक नहीं हुआ करती थी हमारी संस्कृति में। पर्दा प्रथा भी तब आई है जब ये मुगल और विदेशी तुर्क आक्रांताओं ने आके यहाँ पे रेप कल्चर स्टार्ट किया, महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगे और उन्हें उठा उठा के अपने हरम में डालने लगे। तो उस चीज से बचने के लिए पर्दा प्रथा हमारे देश में स्टार्ट हुई। वरना आप सोचिए, हमारी कोई भी देवी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी देवी के मूर्ति पर, किसी देवी के चेहरे पे कभी कोई पर्दा या कोई नकाब है? कितने, मतलब किसी भी तरह के वो ड्रेसेस पहने होती हैं। कुछ कुछ पुराने जमाने की जो ऑथेंटिक खुदाई में मूर्तियां निकलती हैं, वो तो कई बार महिलाएं सिर्फ जेवर पहने होती हैं। और ऋषि वात्स्यायन का मैंने एग्जाम्पल दिया कि सेक्सुअलिटी में भी महिलाओं के रोल को कितना इक्वालिटी के साथ डिस्कस किया गया है उस जमाने में। तो हम लोगों के यहाँ कभी भी इस चीज को बहुत ज्यादा एक अजीब सी नजर से नहीं देखा जाता था। हम लोग इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले लोग हैं। जो भारतीय संस्कृति है, हमारी आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि हम लोग हर समय में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस टाइम, हम लोग हर समय के लिए एप्ट एक संस्कृति हैं और बहुत फ्लेक्सिबल संस्कृति हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव संस्कृति हैं, और जो हर वक्त में, हर समय में, समय की टाइम की नीड के हिसाब से हम लोगों के यहाँ सब कुछ है, एकदम साइंटिफिक, एकदम लॉजिकल, एकदम प्रैक्टिकल, जिससे हम लोगों को तोड़ा जाता है। और अब मैं कुछ आपको अब मैं आपको कुछ, जैसे मुस्लिम महिलाएं, भारत की जो मुसलमान महिलाएं हैं वो बुर्का पहनती हैं, उनके बारे में भी मैं एक चीज़ यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ कि देखिए बुर्का एग्जैक्टली कहाँ से आया।
जो उस तरह का जो अटायर है, पूरा अबाया पहनना, पूरा ऊपर से सर कवर करना, देखिए नकाब के तो मैं कंप्लीटली खिलाफ हूँ। किसी भी सभ्य समाज में अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहना इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली इलीगल। आप पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने भी जाते हैं तो आप अपना नकाब उठा के खिंचवाते होंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसके अंदर घुसें। और नकाब करके कितनी ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़, कितनी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इलेक्शंस में कभी पता चलता है लोग बुर्का पहन के 2-2 बार वोट्स दे आए, कई बार टेररिस्ट पकड़े गए हैं बुर्का पहन के इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए। तो नकाब तो कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए, एंड आई एम विद द गवर्नमेंट। अगर सरकार को मैं ये अपील करती हूँ कि अगर वो नकाब बैन करें, मैं अपील करती हूँ कि नकाब बैन करें, तो मैं उनके साथ बिल्कुल कंप्लीटली हूँ। रही बात बुर्के की, पूरी प्रॉपरली बॉडी कवर करना या अपने हिजाब करके अपने चेहरे सर को कवर करना, उसमें मेरा ओपिनियन वही है जो मेरी बिकनी में है, कि जैसे एक महिला का अधिकार है बिकनी पहनना, ऐसे ही एक महिला का अधिकार है हिजाब करना, या अपना सर ढक के रहना, या अपनी बॉडी को कवर करके रहना। अगर वो अपने जिस्म को कवर करके रहना चाहती है तो वो उसका अधिकार है, उसमें मुझे या आपको रोकने टोकने का या सर्टिफिकेट बांटने का कोई राइट नहीं है, ना ही मॉरली और ना ही लीगली। और हमारी तो इतनी एक डाइवर्सिटी वाली हमारी संस्कृति है। तो आप देखिए सिख समाज के लोग भी सर कवर करके रहते हैं, क्रिश्चियंस में जो नन्स हैं वो भी अपनी बॉडी कंप्लीटली कवर करके रहती हैं, और मुस्लिम समाज में भी हिजाब की प्रथा है। तो वो डेफिनेटली होना चाहिए, वो जो महिला की मर्जी हो, प्रोवाइडेड कि वो किसी के भड़कावे में आकर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर, या दबाव में आकर, या डर के मारे वो ना कर रही हो, तो मैं बिल्कुल उस महिला के साथ हूँ जो पहन रही है। दूसरी बात मैं ये और बताना चाहूंगी कि देखिए ये गल्फ में पहनने का जो कॉन्सेप्ट था, वो गल्फ में पहनने का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। टेम्परेचर जैसे वहाँ पे 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू अराउंड 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में मतलब जिसमें हम अपना बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। तो 108 डिग्री टेम्परेचर में इंसान मर जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी, हीट जो होता है वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और यही रीज़न है कि कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट आया कि और वहाँ गल्फ में आप सोचिए कि वहाँ पे तो टेम्परेचर 50-50 डिग्री तक रहता है। तो कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि कपड़ा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। तो उस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कपड़ा पहना जाता है। तो वहां पर क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, आप वो जो शेख वगैरह हैं आप देखिए खुद सफेद कपड़े पहनते हैं, दे वेयर वाइट क्लोथ्स। तो ये काले बुर्के का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमारे देश में आ गया, मुझे ये समझ नहीं आता। जो आपने औरतों को हमारी कंट्री में, हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि जोग्राफिकली ग्लोब में हमारी कंट्री की प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि वेदर के हिसाब से हम लोगों को इतना ज़्यादा अपने आप को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे पर्सनली अपने कंफर्ट के लिए करना चाहें वो अलग बात है, आपको आदत है या आपकी परंपरा है, मान्यता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली, लॉजिकली, रैशनली हम लोगों को अपने आप को इतना ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और काले बुर्के का कॉन्सेप्ट आप सोचिए, वाइट कपड़ा तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, खुद तो वो शेख सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, हीट पड़ती है बॉडी में, सफ़ेद से लग के रिफ्लेक्ट हो जाती है। काला रंग तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप महिलाओं को गर्मी में, इतनी सड़ी गर्मी में, सब जगह आपने उनको काले बुर्के में लपेट के रख दिया। इट्स प्लेनली इनह्यूमन। ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन मैं मानती हूँ। ये महिलाओं को भी सोचने की जरूरत है कि पहली बात तो हम सिर्फ किसी के कहने पे क्यों करें, अगर अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं तो उनको मैं बोलना चाह रही हूँ किसी के कहने पे क्यों करें। कुरान शरीफ में अगर आपको लगता है कि बुर्का इस्लाम का कोई पार्ट है तो वो भी मैं क्लियर कर दूं, कुरान शरीफ में बुर्का नाम का जिक्र ही कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी वर्स में नहीं है। कुरान शरीफ में जब औरतों की ड्रेसिंग की बात करी गई है तो ये बोला गया है कवर योर बॉसम्स यानी कि चेस्ट, या जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके जो शर्मगाह हैं वो ढकी होनी चाहिए। तो शर्मगाह ढकी तो होना तो नॉर्मली कोई भी औरत की एक कॉमन सेंस होती है। मैं भी आपके सामने बैठी हूँ तो आई एम कवरिंग माई बॉसम, आई एम नॉट वेयरिंग एनी हिजाब, आई एम नॉट वेयरिंग एनी बुर्का। तो मैं जो महिलाएं सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल होके करती हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि इस्लाम के हिसाब से भी बुर्का पहनना इज नॉट मैंडेटरी। ये सिर्फ इन लोगों ने आपको, क्योंकि ये कमोडिटी की तरह समझते हैं, आपको सिर्फ ये इस तरह से समझते हैं कि आप कोई चीज़ हैं जिसको ये ओन करते हैं, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की एक सिस्टम बना दिया है।
तो उसके लिए भी अपनी आंखें खोलिए। ना ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, ना संस्कृति के हिसाब से भारत में हमें बुर्का पहनने की ज़रूरत है, और ना ही इस्लाम के हिसाब से आपको बुर्का पहनने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको हमारी भारतीय संस्कृति की फियर्स वुमेन के देना चाहती हूँ। देखिए, स्पेशली उन लेडीज़ को जिनको ये बताया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, या ये जो जो हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को महिला विरोधी बोलते हैं, उनके गाल पे ये बहुत बड़ा तमाचा है कि हमारी जो फीमेल फिगर्स हैं, हमारी तो भगवान आप देखिए, जो हमारी फीमेल डाइटीज हैं, सीता माँ के बारे में पढ़ाया जाता है, दुर्गा माँ के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने पूरे राक्षसों की सेना और महिषासुर का वध कर दिया था, और काली माँ के बारे में सोचिए पढ़ाया जाता है, और उनका गुस्सा कितना तेज था, वो जब नाश करने पे आती थी या नाश करने पे आती थी तो क्या होता था, ये हम सब गया है। और फीमेल्स की जो एक मातृत्व वाली जो फीलिंग है, जो एक फेमिनिन ग्रेस वाली जो एक एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी हमें कितने अच्छे से लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और अन्नपूर्णा देवी, कितने अच्छे अच्छे हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं। फीमेल डाइटीज, तो ताकत भी महिला की, और महिला के अंदर जो मातृत्व वाला, जो पोषण देने वाला, जो क्रिएट करने वाला जो एट्रीब्यूट है, सबके बारे में कितने अच्छे से हमें बताया गया है। और कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी हमारे इतिहास में ऐसे हैं, जैसे मैं सीता माँ के बारे में आपको बताती हूँ। हम लोगों को ये वामपंथी इतिहासकार ये बताते हैं, झूठ बताते हैं कि सीता माँ को तो श्री राम ने अग्नि परीक्षा करने को मजबूर कर दिया था, उन्हें तो धरती में समाना पड़ा था, इतना एंटी वुमन वो थे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस उत्तरकांड में ये मेंशन्ड है, वो उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण का हिस्सा नहीं है, वो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है ये भारत विरोधी मानसिकताओं द्वारा। तो इसलिए पहली बात तो वो ऑथेंटिक ही नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों को और दूसरे एट्रीब्यूट सीता माँ के नहीं बताए जाते हैं। बताता है कि लव कुश को, जो श्री राम और सीता माँ के बेटे थे, लव और कुश दोनों को शस्त्रों की विद्या माँ ने दी थी, और श्री राम को पता नहीं था लव और कुश उनके बेटे हैं, तो उनका एक युद्ध हो गया था लव कुश के साथ। तो लव कुश ने अकेले श्री राम की पूरी सेना को हरा दिया था युद्ध में। सोचिए, वो लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत वाली वो सेना जो रावण को पराजित करके आई है, जो लंका जलाकर आई है, उनको लव और कुश दोनों ने हरा दिया था। और आखिर में श्री राम को मजबूर होके बस वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाले थे लव कुश के अगेंस्ट, जब सीता माँ ने बताया कि अरे नहीं, ये तो आपके ही पुत्र हैं। तो सोचिए कि लव और कुश ने वो ट्रेनिंग, वो शस्त्रों की ट्रेनिंग किसी मेल गुरु से नहीं ली थी, सीता माँ से, अपनी माँ से ली थी, एक महिला से ली थी। तो हमारे यहाँ महिलाएं कितना ज्यादा पारंगत होती थी, शास्त्रों की विद्या में भी और शस्त्रों की भी विद्या में। वो किसी भी तरह से, मतलब एक स्टीरियोटिपिकल नहीं था हमारे यहाँ कि महिलाओं का ये रोल है और पुरुषों का ये रोल है। और कैकेयी का हमें कितना नेगेटिव रोल बताया जाता है कि उन्होंने श्री राम को वनवास पे भिजवा दिया था और अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक कराया था राजा दशरथ से कह के। कोई हमें ये नहीं बताता है कि राजा दशरथ से जो दो वरदान उनको मिले थे वो क्यों मिले थे। जो सोचिए, जो नेगेटिव कैरेक्टर भी हमारे इतिहास में बताया गया है, वो भी कितना स्ट्रॉन्ग फियर्स वुमन थी कि वो राजा दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध पे जाया करती थी, और उस वक्त बहुत धर्मबोध के साथ युद्ध होते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर अपने रथ से राजा गिर गया तो वो युद्ध हार गया। तो राजा दशरथ के रथ का पहिया का जो पेच था वो निकल गया, और उनका पहिया गिरने वाला था रथ का। अगर पहिया गिर जाता तो वो गिर जाते और वो युद्ध में हार जाते। तो कैकेयी ने उनके उसको क्या बोला जाता है, रथ के पहिए में पेच की जगह अपनी उंगली लगा दी थी। तो उससे इतना इम्प्रेस हुए थे राजा दशरथ कि उनको वरदान दिए थे कि तुम मुझसे कभी भी 2 वरदान मांग लेना, जिसको उन्होंने श्री राम के राज्याभिषेक होने के टाइम पे इस्तेमाल किया। और उन्होंने राजा दशरथ से ये मांगा कि आप श्री राम को वनवास पे भेज दीजिए, और जो उनके अपने पुत्र थे भरत, उनके लिए उन्होंने मांगा कि इनका राज्याभिषेक कर दीजिए। तो ये इस तरह के, तो आप सोचिए नेगेटिव कैरेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव की तो बात ही क्या है। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, को अकेले एकमात्र महिला अपने बच्चे को पीठ पे टांग के, साड़ी पहन के, घोड़े पे सवार होके अंग्रेजों को धूल चटाने वाली, जिन कर्नल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था, उनके अपने लफ्ज सुनिए क्या थे। उन्होंने कहा था, शी वॉज द ओनली मेल अमंग द रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि सारे क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द लगी मुझे वो। ये वर्ड्स कर्नल हीरोज के थे। तो सोचिए कि जिन्होंने उनको मारा, कितनी ज्यादा नाको चने चबवाए उन्होंने कर्नल हीरोज को।
जो उनको ये बात कहनी पड़ी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो हम लोग उस संस्कृति के हैं। और कुछ पुरुषों को भी जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके एक पुरुष के एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनने में भी एक महिला का जो रोल होता है उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। कालिदास को हम लोग कितना अच्छा मानते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त के काल में नवरत्नों में माने जाते थे और कालिदास के सुपर इंटेलिजेंट, कालिदास को कालिदास बनाने वाली उनकी बीवी विद्योत्तमा, ये कोई नहीं जानता। और इसके बारे में भी दो कहावतें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विद्योत्तमा बहुत विदुषी थी और वो ये बोलती थी कि वो उसी इंसान से शादी करेंगी जो उनको ज्ञान में पराजित करेगा, और वो शास्त्रार्थ करती थी विद्वानों के साथ। उन्होंने बहुत बड़े विद्वान उनसे शादी चाहते थे, उनको विद्योत्तमा ने पराजित कर दिया और उनको खाली हाथ लौटा दिया। तो उन विद्वान ने दुश्मनी लेने के लिए कालिदास की शादी विद्योत्तमा से करवाई, ये झूठ बोल के कि कालिदास बहुत विद्वान है, जबकि कालिदास बहुत महामूर्ख थे। और शादी के बाद जब विद्योत्तमा को पता चला तो उन्होंने कालिदास को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से मोटिवेट किया उनको कि तुम क्या अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो, और इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उनको पढ़ाया, उनको हर तरह से मोटिवेट करके उन्होंने कालिदास को कालिदास बनाया। ये तो है कालिदास और विद्योत्तमा की जो इतिहास है हमारा, उसका एक वर्जन। कुछ लोग ये कहते हैं कि कालिदास की सारी रचनाएं ही विद्योत्तमा की लिखी हुई हैं। तो दोनों में से हम जो भी वर्जन माने, कालिदास को कालिदास बनाने में विद्योत्तमा के रोल को हम अंडर एस्टिमेट या इग्नोर नहीं कर सकते। और जगत गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ में एक महिला से पराजित हुए थे। एक मिथिला के पंडित थे मंडन मिश्र नाम के, उनकी पत्नी विदुषी महिला थी, उनसे शास्त्रार्थ में जगत गुरु शंकराचार्य पराजित हुए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली जीजाबाई, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है और ज्यादा, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए उस भारतीय संस्कृति से जुड़िए, स्पेशली यूथ, स्पेशली आज की महिलाएं जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, मैं उनको बोलती हूँ भारतीय संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि वो आपको इतनी ज्यादा पावर दे देगी, वो आपको इतना ज्यादा आत्मविश्वास दे देगी, इतना ज्यादा स्वाभिमान दे देगी कि आपको जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। और आप अपनी फेमिनिन ग्रेस मेंटेन करते हुए अपने अंदर इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा पावर महसूस करेंगी कि आप अपने स्वयं को भी, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को कहां से कहां ले जा सकती हैं। कुछ वर्सेस मैं आपको वेदों की जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि वेदों के खिलाफ विमेन को बोला जाता है कि वेद बहुत एंटी विमेन है। अथर्व वेद की कुछ वर्सेस आपको बताती हूँ। 11.5.18 कहती है कि पहले महिलाओं को एजुकेशन दीजिए, उनको पुरुषों के ही समान हर तरह की ट्रेनिंग दीजिए, तब उनका हाथ शादी में किसी को दीजिए। अथर्ववेद की 14.1.6 कहती है कि पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को इंटेलेक्चुअलिटी एंड पावर ऑफ नॉलेज देनी चाहिए बिफोर सेंडिंग देम फॉर मैरिज। उनके हस्बैंड के घर भेजने से पहले आप उनको विजडम दीजिए, इंटेलेक्चुअल बनाइए और उनको नॉलेज दीजिए, उसके बाद उनकी शादी करिए। 14.1.20 कहती है, ओ वाइफ गिव अस डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज। अपनी बीवियों से नॉलेज मांग रहे हैं हस्बैंड्स। 7.6.3 कहती है, टीच हस्बैंड्स वे ऑफ अर्निंग वेल्थ। अपने पतियों को आप पैसा कैसे कमाना है ये सिखाइए। 7.47.1 वुमन यू आर कीपर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स। हर तरह के एक्शंस की नॉलेज महिला के पास है। 7.2 कहती है, ओ वुमेन यू नो एवरीथिंग, प्लीज प्रोवाइड अस स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। यानी कि संपन्न होने का, खुशहाल रहने का और पैसे कैसे कमाए जाए, लक्ष्मी घर में किस तरह से रहे, उस तरह की नॉलेज से प्लीज अक्वेंट करिए, क्योंकि आप तो सब जानती हैं, यू नो एवरीथिंग वुमन। 7.48.2 कहती है, ओ वाइफ प्रोवाइड अस विद वेल्थ थ्रू योर इंटेलेक्ट। 14.1.64 कहती है, यूटिलाइज योर वैदिक इंटेलेक्ट। वैदिक सोचिए, और ये लोग हमें पढ़ाते हैं कि वेद सुनने को भी मना किया गया महिलाओं को। 2.36.5 कहती है, ओ ब्राइड टेक योर हस्बैंड बियॉन्ड ट्रबल्स इनटू द रियल्म्स ऑफ सक्सेस।
यानी कि वाइफ से कहा जा रहा है कि अपने हस्बैंड्स को आप ट्रबल से, परेशानियों से निकालिए और कामयाबियों की ऊंचाई तक लेकर जाइए। ये एक बीवी को कहा जा रहा है। विद्योत्तमा का एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया ही है। 1.14.3 कहती है, ओ ग्रूम, दिस ब्राइड विल प्रोटेक्ट योर एंटायर फैमिली। यानी ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये एक ग्रूम से। 2.36.3 कहती है, मे दिस ब्राइड बी द क्वीन ऑफ हाउस। तो आप खुद सोचिए कि इस तरह की संस्कृति का हम हिस्सा हैं। खास तौर से मैं महिलाओं से ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसी संस्कृति को बिलोंग करते हैं कि हमें फक्र महसूस होना चाहिए कि महिला, ऊपर से हम भारत में पैदा हुई। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप अस। हमें वापस अपनी उस पावर, अपनी उस स्ट्रेंथ तक जाना। बाहर से सूडो फेमिनिस्ट और सूडो इंटेलेक्चुअल से विमेन एम्पावरमेंट, सूडो एम्पावरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली एम्पावर्ड हैं। हमें अपनी उस एम्पावरमेंट को, अपनी उस पावर को, अपनी उस ताकत को पहचानना है। आज मैं इस वीडियो में इतना ही कवर करना चाह रही थी। शायद वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। क्विकली 5 और 6 क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस किसी के हैं तो मुझसे क्विकली आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू लोगों, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स को मैं दिल पे कभी लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अज्ञानता है या फिर एजेंडा है। तो अज्ञानता को दूर करने की मैं कोशिश कर, एजेंडा को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता। तो हेटर्स एंड अब्यूजर्स को तो मैं यही बोलती हूँ कि आपके ये मैसेजेस मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए। तो यू आर ओनली पुशिंग मी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू मिष्ठी जी। सब लोगों का एक एक करके नाम लेके एक्नॉलेज करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ ही क्यों बोलता है, चंदन झा जी। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ एंटी भारत नरेटिव हैं जिनका सिर्फ मकसद है राजसत्ता चलाना और धर्मसत्ता चलाना। तो वो लोग इसलिए भारत के खिलाफ हैं। उनका भारत से एज अ माँ, एक मातृभूमि की तरह कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वो सिर्फ भारत को एक ज़मीन का टुकड़ा मानते हैं। इस चीज़ से मुझे एक बात और याद आई कि जिस वक्त चाइना ने हमारे लद्दाख के काफ़ी एरिया को कैप्चर कर लिया था, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये बोला था कि कोई बात नहीं, वो तो बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन ही लेकर गए हैं। तो उससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि उनके लिए भारत एक ज़मीन है, उनके लिए वो भारत माँ नहीं है। उनके लिए हमारे देश का कोई अंग नहीं लेके गया चाइना, एक बंजर ज़मीन लेके गया है। उनके लिए सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो अब ये हम लोगों को जानना है कि हम लोगों को अपने देश की जो दारोमदार है वो ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो उसको सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा मानते हैं, या ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो उसको माँ मानते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि बंजर तो उनका सर भी था, तो क्या अपना सर कटा देते नेहरू जी का? टोपी हटाएं तो ही हैड अ बॉल्ड हेड। तो बंजर होने पे कोई कटा दिया थोड़ी जाता है अपने शरीर का अंग। फीमेल एम्पावरमेंट और सूडो फेमिनिस्ट के लिए कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ चलाएं। जी, बहुत अच्छा आइडिया है सारंग नोडियाल जी। इस पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि हमें सूडो सेक्युलरिज्म, सूडो फेमिनिज्म, ये जितनी भी सूडो चीज़ें हैं इन सबसे बाहर निकलना है, रियल चीज़ों से जुड़ना है। और डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा समाज में जागरण हो रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने लेवल पे जो भी हो सकता है, हम लोग भी अपने लेवल पे जो भी हो सकता है कर रहे हैं। डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे नरेश जी कहते हैं हमारे इरादे अच्छे हैं पर नॉलेज नहीं है।
सो हाउ वुड वी गेन द नॉलेज टू स्टैंड इन टुडेज सोसाइटी? नरेश जी, सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ आपकी इस मॉडेस्टी को, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानती। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। मैं भी यही मान के चलती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। जिस दिन हमें ये लग गया कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, ज्ञान को जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है, अहंकार। तो हम ये एक स्टूडेंट वाली एक अप्रोच हमेशा होनी चाहिए। और आपके सवाल पे मैं ये बोलती हूँ कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, और मैं कहती हूँ आत्मकथाएं ज़रूर पढ़िए, क्योंकि और ऐसे महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़िए। हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस देश के लिए, उन लोगों की आत्मकथाएं पढ़िए। आत्मकथा से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि ये सोचिए कि जो उन्होंने अपने जीवन में 70, 80, 90 सालों में जो उन्होंने सीखा है, वो आपको 200, 300 पन्नों की एक किताब में आपको वो पूरी जिंदगी का एक निचोड़ मिल रहा है। तो वो एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो बहुत ज़्यादा संजो के रखनी चाहिए। तो रीड बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स। और मैं पर्सनली ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखिए, तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। करतार सिंह जी, इतना ज्ञान कहाँ से लाती हो सुबुई जी? बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी, नमन है आपको। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं नहीं मानती कि मेरे पास ज्ञान है, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। और किसी एक इंसान का नाम लेना, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी 1, 2 या 3 लोगों का नाम लूँगी, तो जो दूसरे लोगों ने मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या मेरी जो एक भूख है, जो मैं एक सीकर हूँ जानने की, जो एक उत्सुकता है मेरे अंदर, जो जितने भी लोगों का उसमें रोल रहा है, उन लोगों के साथ मैं अन्याय करूँगी अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूँ तो। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ से, हर जगह से, कहीं से भी, किताबों से, गानों से, कुछ फिल्मों से, कुछ लोगों से, कुछ हीरोज़ से, कुछ गुरुओं से, कुछ बच्चों से, प्रकृति से, किसी भी, कुछ जानवरों से, किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखने को मिल सकता है। और छोटे 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 ज्ञान को बस अर्जित करते रहिए और उसको बांटते रहिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, बांटने से ज्ञान कभी कम नहीं होता। कैलाश गरिया जी, कंगना जी के लिए कुछ वर्ड्स। ओके जी, देखिए कंगना जी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी और हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, बाकी सब लोगों की तरह वो एक इंसान है। मैं एज अ वुमन उनके करेज को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि उनके अंदर सच बोलने की वो ताकत है। एक सच्चाई के साथ वो अपनी गलतियां भी मानती हैं। ऐसा बहुत सारी मैं देख रही हूँ कि उनके खिलाफ कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, उनके पास्ट में जो गलतियां हुई हैं या उसको लेके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बारे में मैं यही बोलती हूँ कि देखिए, गलतियां सब इंसानों से होती हैं। हर सेंट का, संत का भी कोई ना कोई पास्ट होता है, और इंसान अपनी गलतियों से सीख कर ही एक आगे बढ़ता है, ज्ञानी बनता है। एक उसका जो कुंडलिनी जागरण होता है। हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए। कंगना जी डेफिनेटली उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा है। वो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम समाज में एक जागरण का कर रही हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई है, महाराष्ट्र में शिवसेना की बदमाशी के खिलाफ जो वो इतना मुखर और प्रखर होके बोल रही हैं, उस चीज़ को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और यही विश करती हूँ कि वो और ज़्यादा ऊपर वाला उनको धर्म बोध और शौर्य बोध से काम करने के लिए ब्लेस करे। एंड आई रियली लाइक दैट वुमन। पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट हर एज अ पर्सन, और मुझे वो महिला पसंद है। There has been a constant increase in an anti-Hindu narrative within Bollywood. Would you care to comment on that? Definitely. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसी मैंने एंटी नेशनल आपको सारी पावर्स बताई जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही हैं, उसमें एक एडिशन बॉलीवुड का और हो गया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सारा बॉलीवुड को हम ब्लैक पेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा तबका हाईजैक कर लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है। और जब मैं छोटी थी, मैंने सुना था गुलशन कुमार जी का मर्डर हो गया था, उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन आज चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड में एक भक्ति रस ले आए थे। वो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे भगवान से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए
गानों का प्रचलन उनके समय में बहुत हुआ था, तो उनको डेलिबरेटली एक एजेंडा के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको मारा गया, अंडरवर्ल्ड का उसमें रोल रहा। तो डेफिनेटली अंडरवर्ल्ड के पैसे से जब पिक्चर्स बनेंगी तो उनके कल्चर को प्रमोट करने वाली बनेंगी और हमारे कल्चर को तोड़ने वाली बनेंगी, गजवाए हिंद को प्रमोट करने वाली बनेंगी, हमारी भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने वाली बनेंगी। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भारतीय पिक्चर्स में आजकल नेट में नेट सीरीज़ बन रही हैं, हमारे भगवानों को इंसल्ट किया जाता है, हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव बना के दिखाया जाता है। तो ये प्रॉपर एक एजेंडा के तहत चल रहा है। इसका मैं पूर्णतः खंडन करती हूँ, पूरी तरह इसको कंडेम करती हूँ। और समाज की इतनी ताकत है कि इन लोगों को समाज राजा और रंक बनाते हैं। अब इन लोगों को सर पे भी अपने हमने ही चढ़ाया हुआ है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम किस तरह की पिक्चर्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जेब का जो पैसा है वो हम किस तरह के लोगों की पॉकेट्स में डाल रहे हैं। वही पैसा आगे जाके आप सोचिए हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बॉर्डर पे हमारे सिपाही, हमारे सैनिक मर रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज तिरंगे में लिपट के घर आती हैं, कुछ की तो बॉडीज भी नहीं घर आ पाती हैं। तो वो हमारी जेब से जो निकला हुआ 1 रुपया भी है, चाहे हम चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदें या हम ऐसे एंटी हिंदू, एंटी भारत नरेटिव वाले लोगों की पिक्चर्स देखें या उन लोगों को अमीर बनाएं या उनकी पॉकेट में पैसा डालें, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम फंड कर रहे हैं अपने सैनिकों की डेथ। हम फंड कर रहे हैं उन एंटी नेशनल पावर्स को जो हमारे देश के टुकड़े करती हैं, पहले भी कर चुकी हैं, अभी भी कर रही हैं और आगे भी करने की नीयत रखती हैं। तो ये हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है। जो राष्ट्रवादी माइंडसेट के लोग हैं बॉलीवुड में, उनको हम प्रमोट करें, उनकी हम पिक्चर्स देखें और लोग, मैं कहती हूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आगे आए। आप मूवीज़ बनवाइए भारतीय संस्कृति के ऊपर। कितने नेशनल हीरोज़ हैं, हमारा इतिहास शौर्य और पराक्रम की कहानियों से भरा पड़ा है। अच्छी अच्छी पिक्चर्स बने, मूवीज़ बने, तो उसको डेफिनेटली हम लोग देखें। तो बॉलीवुड को वॉचफुल नज़र से देखने का बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइम है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड, ड्रग माफिया, बहुत सारे लोग पूरे बॉलीवुड को हाईजैक कर चुके हैं, जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है हमारे सामने। और सुशांत सिंह राजपूत का अनटाइमली डिमाइस, मोस्ट प्रोबेबली अ मर्डर, भी मुझे लगता है कि बिकॉज सुशांत की वीडियोस जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल थे। तो उनकी मौत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी। वो कुछ ना कुछ हमारे समाज में जागरण करके जाएंगे, हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसा पर्दाफाश करके जाएंगे जो हमारी आंखें हमेशा के लिए खोल देगा। तो बस यही बोलती हूँ कि भगवान ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। और बॉलीवुड को अब हम लोगों को बहुत वॉचफुल नज़र से देखना चाहिए, और हम लोग देख भी रहे हैं। रोहित जी, सुबुही जी, एक बात बताइए, जब बीजेपी सब कुछ सही कर रही है लेकिन देश में बेरोजगारी के लिए क्या कदम उठा रही है मैम? आपका नाम रोहित जी? जी रोहित जी, थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। मैं ये बात बहुत दिल से आप लोगों से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे बोलना चाहती हूँ कि मैं, देखिए, पहली बात तो मैं बीजेपी की कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट किया है। मैं बीजेपी की विचारधारा को बिल्कुल सेकंड करती हूँ और पूरे दिल के साथ और अपनी पूरी रिसोर्सेज, अपने तन मन धन के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए लगी हुई हूँ, समाज में जागरण करने के लिए लगी हुई हूँ। क्योंकि डेफिनेटली ये डेमोक्रेसी है एक, जिसमें एक कहते हैं कि सोशो पॉलिटिकल दोनों ही चीज़ें समाज को, भारत को आतंकवाद के क्लच से निकालने के लिए, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनली जो हम लोग बुरी तरह से बहुत जगहों में हम लोग फंसे हुए, उससे निकालने के लिए समाज और सत्ता और राजसत्ता दोनों का रोल है। तो इसलिए मैं समाज के तौर पे भी काम करती रहूंगी और मैं बीजेपी को भी कम्प्लीटली सपोर्ट करूंगी। आपकी मैं सवाल का जवाब देते हुए बोलती हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी में बुरे लोग नहीं हैं, कुछ लोग डेफिनेटली गलत भी होंगे, कुछ चीज़ें शायद वो सही भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको जख्म और रोग में किसी एक चीज़ को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? आपका घुटना अगर छिल जाए, हल्का सा खून निकल जाए और आपकी बॉडी में, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई बोले कि कैंसर हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, तो आप किसको चुनेंगे? आप उस जख्म को चुनेंगे जो पता है कि एक ऑइंटमेंट लगा के सूख जाना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा जख्म है, या आप उस रोग को चुनेंगे जो आपको पता है कि आपके शरीर के एक अंग को खा जाएगा और आपका वो अंग आपके शरीर से आपको कटवाना पड़ेगा?
डेफिनेटली कोई भी इंसान जख्म को चुनेगा, रोग को कोई नहीं चुनेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो कंट्री में हमें दिख रही हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ जो चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, उसको हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, राजसत्ता समाज चलाने का सिर्फ एक पार्ट होता है। हम हर वक्त सरकार पे उंगली उठाते रहें, सारी चीज़ें सरकार करती रहे, हम लोग अपने एंड पे समाज सत्ता के लेवल पे कुछ ना करें। जैसे मैं आपको इकोनॉमी का एक एग्जांपल देती हूँ कि ये लोग, हम जिस टाइम नोटबंदी हुई थी उस वक्त इन लोगों ने बोला कि इकोनॉमी गिर गई, इकोनॉमी गिर गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, आपने देश को बर्बाद कर दिया। देखिए, एक ब्लैक इकोनॉमी, एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। उस पैरेलल इकोनॉमी में जब उसको कर्ब किया गया, जब नोटबंदी करी गई, तो लोगों के पास जो ब्लैक मनी, जो अनअकाउंटेड पैसा था, वो पैसा जो बहुत ज़्यादा टेरर फंडिंग में भी जाता था, वो पैसा जो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल इलेक्शंस में लोगों को दिया जाता था, वोट्स इन्फ्लुएंस करे जाते थे और गलत टेरर एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा दिया जाता है, बॉलीवुड में हमारे भारत विरोधी मूवीज़ में लगाने के लिए वो पैसा लगता है। तो वो जो अनअकाउंटेड मनी, एंड दैट टू टैक्स नहीं देते थे उसके ऊपर लोग, वो ब्लैक मनी थी, वो कंप्लीट पैरेलल इकोनॉमी खत्म हुई। आप ये देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्यों फर्क पड़ा, गाड़ियों की परचेज में फर्क पड़ा, स्कूटी की परचेज पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो 4 व्हीलर इंडस्ट्री है वो लग्जरी गुड्स में आता है, और जिन लोगों के पास ब्लैक अनअकाउंटेड मनी होती थी वो ही ज्यादा गाड़ियां लिया करते थे, 5-5, 10-10, 20-20 गाड़ियां लोग ले लिया करते थे। तो डेफिनेटली जब परचेज कम हुई, मनी सर्कुलेशन रुका मार्केट में, मनी सर्कुलेशन कम हुआ मार्केट में, तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमी पे फर्क पड़ना लाजमी था। थोड़े टाइम के लिए तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी ही। जब आप कहीं की गंदगी साफ करेंगे तो थोड़ा गंद फैलता है, और वही जैसे मैं कहती हूँ, हर सूडो चीज के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। वो एक सूडो इकोनॉमी थी, पैरेलल इकोनॉमी, जो अमेरिका में चल रही थी, जो अमेरिका में 2008 या उसके आसपास जो रिसेशन हुआ है, जो पूरा मार्केट नीचे गिरा है अमेरिका का, उसके पीछे रीजन ही यही है कि ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी। उस ब्लैक इकोनॉमी को आप खत्म करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमी हिलना आप प्रेफर करेंगे या कंप्लीट रिसेशन हो जाना आप प्रेफर करेंगे? अमेरिका आज तक संभल नहीं पाया है उस रिसेशन से। तो उस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। और समाज में जब हम बात करते हैं कि नौकरियां नहीं है, डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है जॉब्स देना। अभी उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एनआरसी जब गवर्नमेंट लाई, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जब लाने की बात हो रही थी कि एक रजिस्टर होना चाहिए सिटीजन्स का, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्पाइज हैं, कुछ घुसपैठी हैं, कुछ आतंकवादी हैं, कुछ इम्पोस्टर्स हैं, हमारे देश में नागरिक बन के रह रहे हैं, हमारे नागरिकों की रिसोर्सेज खा रहे हैं, हर तरह की रिसोर्सेज खा रहे हैं, जिसमें नौकरियां भी आती हैं। तो जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आएगा तो सिटीजन और नॉन सिटीजन की कैटेगरी बन जाएगी। तो जो रोटी एक भारत के नागरिक के लिए, वो भारत के नागरिक को ही मिलेगी, तो भारत के नागरिक का पेट भरेगा। तो उस वक्त ये सारी ताकतें एनआरसी के खिलाफ कूद गई। तो देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट डेफिनेटली बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को सोचते हुए अपने जो भी पॉलिसीज ला रही हैं, जो भी कानून में बदलाव ला रही हैं, जो भी समाज में जागरूकता ला रही हैं, डेफिनेटली उनकी हर चीज के पीछे एक बहुत वेल थॉट एक अम्ब्रेला सॉल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम के पीछे। बेरोजगारी की प्रॉब्लम डेफिनेटली सुलट जाएगी अगर हमारे देश में एनआरसी लागू हो जाता है आगे फ्यूचर में। बेरोजगारी की प्रॉब्लम तब भी सुलट जाएगी अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आ जाता है। तो देखिए, डेफिनेटली हर चीज पे काम हो रहा है, थोड़ा समय दीजिए। 70 सालों तक घून ने इस देश को चाटा है, खाया है, खोखला किया है, और चारों तरफ से इतना ज्यादा एंटी भारत ताकतों ने देश को फंसा दिया है, तो उसको निकलने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा भरोसा करिए, और यही मैं बोलना चाहती हूँ। और दिस इज द ओनली रीजन वाई आई सपोर्ट देम कंप्लीटली एंड विद ऑल माई माइट। आप जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे, बस यही कामना करती हूँ। रत्नेश्वर कुमार ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। इंडिया नीड्स एटलीस्ट 1000 ऑफ सुबुही खान। थैंक यू सो मच आशीर्वाद जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये प्यार, ये भरोसा और ये मोटिवेशन मुझे निडरता के साथ और पूरे एक जज्बे के साथ लड़ने के लिए रोज़ मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
अरे आलोक जी, आलोक डालमिया जी, इतना बड़ा सम्मान मत दीजिए जो मैं संभाल ना पाऊँ। मैं बोल भी नहीं पाऊंगी वो कमेंट, माफ़ कीजिएगा। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक नॉर्मल इंसान हूँ, इस लायक भी नहीं हूँ। अमर हरिहरन जी, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। बॉलीवुड की एंटी हिंदू नरेटिव पे मैं बोल चुकी हूँ। आप ये वीडियो दोबारा सुनेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वरुण जी, सुबुही जी, व्हेन विल वी गेट रिड ऑफ दिस नॉनसेंस हिस्ट्री रीडिंग ऑफ अकबर बाबर? वेरी गुड क्वेश्चन वरुण जी, वेरी सून, वेरी सून, क्योंकि देखिए समाज में जागरण हो रहा है और हम लोग अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक संगठन से मैं जुड़ी हुई हूँ, एटर्नल हिंदू फाउंडेशन। उसमें एक इतिहास प्रकल्प में वेदवीर आर्य जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं उस इतिहास प्रकल्प में। हम सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसमें वेदवीर आर्य जी ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च वर्क, chronology of India, from Manu to Mahabharat, from Mahabharat to medieval era and modern Christian era. उसमें पूरे भारत की जो क्रोनोलॉजी, जो डेट्स हमें गलत पढ़ाई गई हैं, उसके ऊपर जो वेल रिसर्च प्रॉपर ऑथेंटिक डेट्स हैं, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको गवर्नमेंट को अप्रोच करें कि भाई अब दिस इज़ द राइट टाइम, कि अब इतिहास बदलने का वक्त आ गया है, सही इतिहास लोगों को पढ़ाने का समय आ गया है। और बच्चों को जो टेक्स्ट बुक में गलत पढ़ाया जाता है और मुग़ल आक्रांताओं को ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, हमारी जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी पढ़ाया जाता है, उन सब चीज़ों को बदलने का वक्त आ गया है। हमारा भारत कितना प्राचीन है, कितना सभ्य समाज है, कितना स्ट्रॉन्ग समाज है, वो सही हिस्ट्री अब टेक्स्ट बुक्स में होनी चाहिए। सिलेबस एनसीईआरटी का भी बदलना चाहिए, उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो बुक है, दिस इज़ अ रिसर्च वर्क। ये नॉर्मल बुक की तरह लेमैन के समझ में आई एम नॉट श्योर आएगी या नहीं, लेकिन जो लोग भी थोड़ा इतिहास समझते हैं वो इसको अमेजोन पे ख़रीद सकते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया बाय वेदवीर आर्य जी। तो इसको पढ़िए, इसको मैसेज वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करिए। बाकी इसको पॉलिसी में चेंज कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स सी, एंड वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी डन। क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क उठाना ज़रूरी है? पंकज पाठक जी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज आप लोगों से बात करने में, बट क्योंकि लेट हो रहा है थोड़े से क्वेश्चंस और लूँगी। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो एक चीज़ अगर आप मुझसे पूछें ज़रूरी है, तो वो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, आपकी कॉलिंग। क्योंकि वो जो परमात्मा आपके अंदर बैठा है, वो आपको टाइम टू टाइम मैसेज देता है। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम मैसेज देता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। तो आप ये सोचिए ही मत, आप छोटा क्यों सोच रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप बस ये सोचिए कि जो बिगर पर्पस है, जो परमात्मा ने आपके लिए जो पर्पस सोचा है, चाहे उसने आपके लिए, उसने आपको कुछ भी, जिस भी काम के लिए चुना है, अगर आप उस अपने पर्पस को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करेंगे, तो आप उस चीज़ में ही इतना बड़ा कुछ रेवोल्यूशनरी कर देंगे कि आगे आने वाले वक्त के लिए आप अपना नाम लिखवा जाएंगे। तो अपने अंदर की उस परमात्मा की आवाज़ को सुनना, मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, जो हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, या सुनते हैं तो कई बार उसको इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी फॉलोड। थैंक यू सो मच शिवबदन सिंह जी, थैंक यू फॉर योर लवली कॉमेंट एंड मोटिवेशन। अजय अग्निहोत्री जी, राहुल गांधी जी की कथा मत पढ़ाना जी। देखिए मैं ये बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को हम इतना ग्लोरीफाई करते ही क्यों हैं? ठीक है, क्या वो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो स्टेट मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, क्या है राहुल गांधी जी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक परिवारवाद की वजह से,
अपना एक जो राज सत्ता उनके परिवार की चलती आई है उसके कारण हम उनको बहुत ज़्यादा फुटेज दे देते हैं। मुझे लगता है वो अब हम लोगों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी रोल भारत में नहीं निभा पा रहे हैं एक यूथ की तरह। मैं कहती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं तो ही आपकी बात होनी चाहिए। वो मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो क्लेम करते हैं। मैं आपको ये टाइटल्स जो बोले वो इसलिए बोले कि वो क्लेम करते हैं कि पॉलिटिकली उनको प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट माना जाता है, तो उनकी पार्टी के द्वारा, कुछ चंद चापलूस लोगों के द्वारा। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी युवा, कोई भी यूथ जो इस देश के लिए अपने तन मन धन से लगा हुआ है, जो जिस तरह से वो कर सकता है इस देश के लिए कर रहा है, इस देश के लिए अच्छा सोचता है, उसको 50 टाइम्स मोर हमें राहुल गांधी से ज्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए। राहुल गांधी को अब आई डोंट थिंक वी शुड डिस्कस हिम एनी मोर। नागा शिवा वेंकटा सत्य नारायण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ से मैं वैसे ही बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ, थैंक यू सो मच। हालांकि दिस इज अब एन अनइमेजिनेबल कंपैरिजन, बट थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चंस अभी और काफ़ी आ रहे हैं, बट 12 बजे से ऊपर हो गया है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। और एक चीज़ मैं अपनी, मुझे लगता है कि मैं कन्फेस करूँगी, मैं बिकॉज मल्टी टास्किंग है, मेरे बहुत सारे रोल्स हैं। एक 2-3 साल के बच्चे की माँ हूँ, और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, किताब भी लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरी थोड़ी व्यस्तता रहती है। मेरा भाई है, छोटा भाई, ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, तो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण पिछले कुछ टाइम बहुत ज़्यादा रेगुलर आप लोगों के साथ नहीं रह पाई। लेकिन मुझे लगा, आई रियलाइज्ड, आई वांटेड टू कन्फेस इट, कि मुझे लगता है कि मुझे आई थिंक एटलीस्ट वंस अ वीक आपके साथ लाइव आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लगा ये कॉन्वर्सेशन। और पहले जब मैं लाइव वीडियोस किया करती थी तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होता था। आगे से आई थिंक लाइव वीडियोस के बाद ये इंटरेक्शन रखेंगे, और इससे एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन बना रहता है। बहुत अच्छा मुझे लगा। सब लोग अपना ध्यान रखें, शुभ रात्रि, और दोबारा दूसरे किसी टॉपिक पे लाइव वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।